देते हैं कि इनकी दुख और तकलीफें कैसे दूर हों। अगर इनको समझना है तो हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के आंदोलन को समझना है। वैसे जागृत तो हमें बहुत समय से किया गया, तथागत बुद्ध के समय से हमें इस देश के अंदर अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बात कही गई। जैसे तथागत बुद्ध ने कहा कि अत्य दीपो भव, अपने दीपक आप हो। मैं मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता हूँ। यानी मुक्त आप अपने आप नहीं होंगे, मार्ग पे आपको चलना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। तो तथागत बुद्ध ने हमें संदेश दिया, लेकिन उन्होंने कहा अत्य दीपक हो, अपने दीपक आप बनो, अपने पैरों पर खड़े हो। लेकिन हम दूसरों के तरफ ताकने झांकने लगे कि हमारा उद्धार कोई करेगा, भागो भगवान के भरोसे हो गए। तो हमने बुद्ध की बात को नकार दिया, परिणाम आप देख रहे हैं। फिर बुद्ध के बाद कबीर साहब आए, उन्होंने कहा कर भैया बल आपनी छाड़ गिरानी आस, जाके घर नदी बस सोगत मदद प्यास। यानी हम इतनी बड़ी ताकत में हैं, हम प्यासे घूम रहे हैं लेकिन नदी हमारे पास, हम पानी नहीं पी पा रहे। हम इतनी बड़ी संख्या में हैं, हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे। उन्होंने कहा था नाव में नदी डूबी जाए, यानी नदी है वो नाव में डूबी जा रही है। यानी थोड़े से लोगों में हम लोग उनके ऊपर उम्मीद कर रहे हैं, जो चंद लोग हैं। हम अपने आप का भरोसा नहीं कर रहे। हम कबीर साहब को उल्टे चले, कबीर साहब की बात को नहीं माना कि हम अपने पैरों पर करवैया वाला अपनी छाड़ गिरानी है, लेकिन हम दूसरों की आस उम्मीद करने लगे कि दूसरा हमारी बिगड़ी बनाएगा। तो रविदास जी ने हमें रास्ते दिखाया कि पराधीनता पाप है जान लो रिमित। और रविदास पराधीनता पाप है जान लो रिमित, पराधीनता पाप है जान लो रिमित। हाँ कौन करे प्रीत। तो अब हम रविदास जी की भी बात को भूल गए। रविदास जी ने तो जो बात कही है, तो हमारे महापुरुषों को इस देश के अंदर नजरअंदाज किया गया। क्यों किया गया कि अगर इनको हाईलाइट किया जाता तो हमारे देश के अंदर मान सम्मान यानी मानवता होती, इंसानियत होती, मानव समान होते। लेकिन बड़े बड़े संत महापुरुषों को थोप दिया गया और उनकी जो वाणियाँ हैं, उनके जो कर्मकांड हैं, उससे लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। यानी रविदास जी ने उस समय कहा कि जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग और मनुष्यता को खाते जात पात करो। यानी जाति का विरोध कब किया? आज से 800 वर्ष पहले। आज हम लोग जाति की बात करते हैं, जाति में बैठते हैं। एक बीएसपी पार्टी ऐसी है कि जब वो पर्चे लेती है तो जाति इसलिए पूछती है कि हमारे बैठक में सभी समाज के हैं नहीं, लेकिन जातिवादी नहीं है बहुजन समाज पार्टी। लेकिन दूसरे लोगों ने हमारी पार्टी को जातिवादी पार्टी कहा, एडवर्टाइज किया, जिससे कि इन लोगों में फूट डल गई। तो हमारे महापुरुषों के ठीक उल्टे दूसरे लोग चले और हमारे लोग गुमराह हो गए और हम लोग दूसरों पर आश्रित हो गए। महापुरुषों ने कहा था अपने पैरों पर खड़े हो, हम दूसरों के से उम्मीद करने लगे। यही बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित करो, संघर्ष करो और संगठित करो। ये 3 सूत्र बाबा साहब ने हमें दिए। और बाबा साहब ने जो ताकत सत्ता की होती है, उस ताकत का एहसास इस देश के गरीबों को, मजदूरों को, बेगारी करने वालों को, बंधुआ मजदूरी करने वालों को इस बात का एहसास कराया कि तुम अगर इंसानियत की जिंदगी जीना चाहते हो तो तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 28 मार्च 1928 को जब वो विधान परिषद में सदस्य बने तो उन्होंने एक बिल पेश किया कि बंधुआ मजदूरी और बेगारी प्रथा समाप्त की जाए। लेकिन इस देश के कांग्रेसियों ने बाबा साहब के उस बिल को पास नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया? क्योंकि जो कांग्रेसी थे, उनके लोग जो थे, वो तो बंधुआ मजदूरी कराते थे।
बेगार लोगों से कराते थे। तो वो कैसे चाहते कि खत्म हो जाए। आज भी आप इंटीरियर में चले जाओ, गांव देहातों में, तो बाबा साहब के उस बिल को जब कांग्रेस ने पास नहीं होने दिया और जब संविधान बनाने का मौका मिला बाबा साहब को, तो बाबा साहब ने उस बंधुआ मजदूरी और बेगारी प्रथा को अपराध घोषित कर दिया। कानून ऐसा बना दिया कि अगर कोई बेगारी कराएगा और या बंधुआ बना के रखेगा तो उसको दंडनीय अपराध होगा। क्योंकि बाबा साहब को मौका जब संविधान बनाने का मौका मिला, लेकिन कांग्रेस ने विधान परिषद में उसको पास नहीं होने दिया। तो ये बात आपको समझना है कि इस देश के अंदर आपका कौन भला चाहता है और कौन बुरा चाहता है। जो आपका भला चाहता है, दिखता है, वो एडवर्टाइज बहुत करता है। नहीं तो 77 साल की आजादी में आज तक भला क्यों नहीं हुआ? अगर भला होना होता तो भला हो जाता। तो इसलिए साथियों, इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे लिए कानून बनाए और हमको रास्ता दिया, 3 सूत्र दिए। और उस समय अपील की बाबा साहब ने कि मेरे दलित शोषित समाज के लोगों, तुम अगर मान सम्मान की जिंदगी चाहते हो तो इस सत्ता पर अधिकार कर दो। और सत्ता पर अधिकार करने के लिए आपके हाथ में ही वो मशीन है, वोट। जो वोट रूपी ताकत है वो आप लोगों के हाथ में है। लेकिन बाबा साहब ने हमसे अपील की थी, जो महात्मा ज्योतिराव फुले ने, तथागत बुद्ध ने, कबीर ने और रविदास जी ने कहा था, वही बात बाबा साहब ने कहा कि अगर आप अपनी मुक्ति चाहते हो तो सत्ता के मंदिर पर अधिकार कर लो। उसके लिए बाबा साहब ने 17 अगस्त 1932 को हमें शिक्षा का अधिकार और वोट का अधिकार दिलाया। वरना इस देश के अंदर राजा थे, रानी के पेट से जो बच्चा पैदा होता था वो राजा बनता। आपके हाथ में जो पावर दे गए बाबा साहब, तो आपसे कह गए कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। आपके हाथ में वोट की ताकत दे गए। लेकिन अब आपको ये समझना है कि हमारे पास वोट की ताकत है, फिर हम राजा क्यों नहीं बने? क्योंकि साथियों, आपको हमेशा गुमराह किया गया। राजा आप इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि आपने बुद्ध की बात को नकारा, कबीर साहब की बात को नकारा, रविदास जी की बात को नकारा। आपने फिर बाबा साहब की बात को भी नहीं समझा। और जो कांग्रेसियों ने हमें समझाया कि तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारी गरीबी हम दूर करेंगे। क्योंकि सन 1928 में जब बाबा साहब ने बेगारी प्रथा का वो बिल पेश किया, तो गांधी और कांग्रेस को लगने लगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश के गरीबों के, मजदूरों की मसीहा बन जाएंगे, ये पब्लिक उनके पीछे लग जाएगी। तो गांधी जी ने 1930 में हरिजन सेवक संघ बना दिया। और हरिजन सेवक संघ बना के दलित बस्तियों में जाकर और उनको गुमराह करने लगी कि आप चक्कर में ना पड़ो बाबा साहब के। पिछड़े वर्गों को गुमराह करने लगे कि बाबा साहब के चक्कर में पड़ोगे तो तुम भी अछूत कहलाओगे, बाबा साहब तुम्हें भी अछूत बना देगा। इसलिए हमारे भाईचारे को तोड़ा गया, हम आपस में हमारा सिस्टम नहीं बनने दिया गया। जो पहले चल रहा था वही आज भी चल रहा है, कोई अलग नहीं है। जैसे हम पहले गुमराह हो रहे थे वैसे ही हम आज गुमराह हो रहे हैं। अंतर बिल्कुल कुछ नहीं है। जो सिस्टम पहले चला बाबा साहब के समय में, तो उन्होंने जगजीवन राम पैदा कर दिए। बाबा साहब को डाउन करने के लिए जगजीवन राम को उभारा, बड़ा बड़ा मंत्रिमंडल दिया, रक्षा मंत्री तक बनाया। लेकिन बेलू संपूर्णानंद की बनारस में फोटो का अनावरण किया, उनके जाने के बाद उससे दूध से धोई गई, अपमानित किया गया। लेकिन बड़े पद पे जाने के लिए हमारा आदमी उनका सेवक बनता है। यहाँ से निकल के जाएगा, सेवक बन जाते हैं। और सेवक बनने में अपने आप को क्यों? क्योंकि वहाँ सेवक बन के वो बड़ा बन जाते हैं, वहाँ सेवक रहते हैं लेकिन समाज के बड़े बन जाते हैं। तो समाज में दिखाते देखो हम बड़े आदमी हैं। कांग्रेस में है, बीजेपी में 47 विधायक एसटी के हैं, 35 विधायक एससी के हैं कांग्रेस और बीजेपी में। आप एक भी कोई विधायक का ऐसा नाम बताओ जो स्वाभिमान के साथ विधानसभा में अपनी बात को रखता हो। जो अपर कास्ट के विधायक हैं वही बड़े बड़े मंत्रिमंडल में हैं और उनकी तूती बोलती है।
हमारे विधायक तो उनके साथ अगर खाना खाते हैं तो वो थाली में खा रहे हैं, हमारा विधायक पत्तल में खा रहा है। वो भी घर ना मानते। उनका सांसद अगर कुर्सियों पे बैठे हैं तो हमारा सांसद जमीन पे बैठा है। हमारे लोगों की स्थिति भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, अन्य दलों में ये स्थिति है। जब वो अपनी इज्जत और मान सम्मान नहीं बचा सकते, वो हमारी आपकी क्या बचाएंगे। इसलिए आप लोगों को हमें समझना है, और यही बात हमारे नौजवानों की जिम्मेवारी बनती है कि वो गांव देहातों में जाकर उस बात को समझाएं। क्योंकि बाबा साहब ने जो 3 सूत्र दिए थे उसको प्रैक्टिकल करके मानवर कांशीराम साहब ने उसको प्रैक्टिकल जमीन को उतारने का काम किया। उन्होंने कहा था कि शिक्षित करो, तो मानवर कांशीराम साहब ने बामसेब बनाया 6 दिसंबर 1978 को, और बामसेब बनाकर जो पढ़े लिखे कर्मचारियों थे उनको जिम्मेवारी में लगाया कि तुम गांव-गांव जाकर और समाज के लोगों को जागरूक करो, उन्हें शिक्षित करो, उनको जानकारी दो कि हमारा मूवमेंट क्या है, हमारी विचारधारा महापुरुषों की क्या है। साथियों 3 साल वो काम चला। फिर बाबा साहब ने कहा था संघर्ष करो, तो मानवर कांशीराम साहब ने वो जो जागरूकता फैला रहे थे, उनके घर के बच्चे, उनकी लड़कियां, उनकी महिलाओं को लेके, और उन्होंने 6 दिसंबर 1981 को DS4 बनाया, और DS4 बना के संघर्ष के लिए उतरे। इसी तरह साथियों जो तीसरी बात बाबा साहब ने कही थी कि संगठित करो, मानवर कांशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को BSP बनाकर एक संगठन खड़ा कर। लेकिन साथियों मानवर कांशीराम साहब ने संघर्ष का रास्ता चुना। क्यों? क्योंकि 3 चीजें जिसके पास होती हैं, नीड, डिजायर, स्ट्रेंथ। नीड माने जरूरत, उसके लिए सब्र की जाती है और तैयारी की जाती है। डिजायर चाहत होती है, उसके लिए त्याग किया जाता है। स्ट्रेंथ पावर होती है, शक्ति होती है। तो जो नीड थी, जरूरत थी, कि जब हमारे लोगों को पढ़ने लिखना मना था, तो उसकी शुरुआत महात्मा ज्योतिराव फुले ने की, बड़े सब्र के साथ की, क्योंकि उस समय हमारे लोगों को पढ़ने लिखना मना था। तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने पढ़ा और 6 महीने अपनी पत्नी को पढ़ाया। कितना सब्र किया 6 महीने, और पत्नी से कहा कि अब हम पति पत्नी की तरह नहीं रहेंगे, बहन भाई की तरह रहेंगे, हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे और इस तरह रहेंगे। और उनको पढ़ा के कहा तुम महिलाओं को पढ़ाओगे और मैं पुरुषों को पढ़ाऊंगा। और इसका परिणाम यह हुआ कि उस समय जो धार्मिकता ज़्यादा थी, तो लोगों ने उनके माँ बाप को गुमराह किया और कहा तुम्हारा बेटा तो अनर्थ कर रहा है, तुम्हारी बहू अनर्थ कर रही है, धर्म के विरोध में काम कर रही है। उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकल गए, लेकिन उन्होंने अपने काम को नहीं रोका, बड़े सब्र के साथ। नहीं वो सोच लेते मैं कब काम करूंगा, कब पढ़ूंगा, कब पढ़ाऊंगा, कब लोग पढ़ेंगे, कैसे पूरे देश में लोग पढ़ेंगे। अगर वो ये मन में सोच लेते तो वो निराश हो जाते। जैसे हमारे लोग कहते ना, मैं काम करूंगा तो मैं, मेरे अकेले करने से क्या हो रहा ना। कांशीराम साहब कहते मैं काम करूंगा तो काम होगा, और मैं काम नहीं करूंगा तो काम नहीं। जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक गांव वाला नहीं बन सकता। बन सकता है, बस सोच बनाने की जरूरत है। तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने सोच बनाई और उन्होंने पत्नी को पढ़ाया, खुद पढ़े, और पढ़ाते पढ़ाते फिर स्कूल खोलना चालू कर दिया। तो उन्होंने सब्र किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब पढ़ लिख कर आए, बड़ा घर बना सकते थे, बड़ा व्यापार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने त्याग किया। और त्याग करके पूरा जीवन, बच्चे बीमार हो गए, खत्म हो गए, इलाज नहीं करा पाए, पैसा नहीं था, लेकिन दिन रात मेहनत करके कि मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ, इस समाज को मैं इसके अधिकार दूंगा, कानूनी अधिकार दिलाकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे बीच से गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, त्याग कर दिया। तो हमें 2 रास्ते मिले, महात्मा ज्योतिराव फुले से सब्र और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से त्याग। ये हमारे 2 लाइट हाउस हैं।
कि अगर सब्र करना है तो हमें महात्मा ज्योतिराव फुले की तरफ देखना है, त्याग करना है तो बाबा साहब की तरफ देखना है। अब तीसरी जो ताकत है वो है संघर्ष। तो साथियों, संघर्ष का रास्ता मानवर कांशीराम साहब ने किया। मानवर कांशीराम साहब 1 क्लास की नौकरी में लग गए थे, पूना के अंदर नौकरी कर रहे थे। उनकी शादी भी होने वाली थी और उसके बावजूद भी उन्होंने नौकरी छोड़ी, शादी ना करने का प्रण किया, घर ना जाने का प्रण किया, तीज त्योहार में किसी के न जाने का प्रण किया, मरण मौत में न जाने का प्रण किया और कहा 24 घंटे छोड़ो गिर गए लग जाएगा। तो 24 घंटे मानवर कांशीराम साहब ने इस समाज को जगाने के लिए, यहाँ तक कि 50 साल की उम्र में उनने 42,000 किलोमीटर साइकिल चलाने का काम किया, 50 साल की उम्र में। और इतना चलाने के बाद फिर अपने लोगों से अपील की कि आप लोग 10-20 किलोमीटर पैदल चल के काम करें, गांव-गांव जाके काम करें, क्योंकि अगर हम गांव-गांव नहीं जाएंगे तो दूसरे लोग गांव-गांव जाके कांव-कांव करते हैं और फिर हमारे लोग चिल्लाते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या फैलाए आते हो। जब 2012 तक हमारी सरकार चली, 7 से लेके 12 तक, आदरणीय बहन जी ने बहुत काम किया, बड़े बड़े स्मारक बनाए, पार्क बनाए, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज खोले, विश्वविद्यालय खोले, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खोले, एग्रीकल्चर कॉलेज खोले, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बनाई, 3-3 मंजिल की कॉलोनी बनाई और एक गांव में 14 करोड़ रुपए देकर डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास के नाम से गांव को संतृप्त किया। लेकिन जब 12 में चुनाव आया 7 के बाद, तो टीवी पे क्या चलता था कि बहन जी ने तो पूरा पैसे पत्थरों में लगा दिया, पार्कों में लगा दिया। बहन जी ने विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, बहन जी ने छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, ये सारा काम बहन जी ने किया। लेकिन सब काम को दबा के, जिस तरह हमारे महापुरुषों को नज़रअंदाज करते हैं, उसी तरह हमारे नेता को नज़रअंदाज करके, उनके काम को नज़रअंदाज करके हाईलाइट क्या किया गया कि पत्थरों में पैसा लगा दिया, पार्कों में पैसा लगा दिया। अगर इन पैसा का उपयोग करते तो फैक्ट्री बन जाती। तो हमारे लोग जब टीवी देखते थे और गांव-गांव में लोग गांव-गांव करते थे, तो हमारे लोग भी यही चिल्लाते नजर आया बहन जी ने कुछ जी। उन्होंने ये नहीं देखा कि बहन जी ने कितना काम किया, क्योंकि दूसरे लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग, क्योंकि फिर उन्हें बेगार करने वाले लोग कहाँ से मिलेंगे, बंधुआ लोग कहाँ से मिलेंगे अगर आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए हमें महात्मा ज्योतिराव फुले से सब्र सीखना होगी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से त्याग सीखना पड़ेगा। और जिस दिन आपने सब्र और त्याग करके मानवर कांशीराम साहब के रास्ते पर चल के संघर्ष करना चालू कर दिया, उसी समय चेंज हो जाएगा। चेंज, उसी दिन परिवर्तन हो जाएगा। फिर कोई हमारे पास, जो आज हमारा वोट लेने के लिए लोग आते हैं और हमें कच्ची पिलाने की बात करते हैं, धोती पेटीकोट बांटने का काम करते हैं। क्यों बांटते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि इन लोगों में एकजुटता नहीं है, इनमें लालची और स्वार्थी किस्म के लोग बहुत हैं, क्योंकि त्यागी और सब्र वाला आदमी नहीं है। अगर त्याग और सब्र अगर सीख रहे होते बाबा साहब, वो महात्मा ज्योतिराव फुले को जानते, कांशीराम साहब के संघर्ष करते, तो फिर साथियों आज वो हमें दे रहे हैं, कल हम उन्हें देते कि तुम हमें वोट दो। क्यों? और हम तो देते भी नहीं, तो वो हमें देते क्यों? क्योंकि हम संख्या वर्ग में सबसे ज़्यादा हैं। आज एससी के 35 विधायक बनते हैं मध्य प्रदेश में, जो आरक्षित सीटें हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने व्यवस्था बनाई। और ये बनाई किस लिए थी कि जे एससी के लोग चुन के जाएंगे तो ये एससीओं की परेशानियों को, उनकी दिक्कतों को विधानसभा में उठाएंगे, इसके लिए जाते। लेकिन जो एससी के लोग बात को उठाने वाले हैं, विधानसभा में रखने वाले हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको वो एससी सीटों पे जीतने नहीं देते। क्योंकि जब वो खड़े होते हैं
अगर बसपा का हमारा खड़ा होता है तो वो लोग विरोध में तमाम लोगों को खड़ा कर देते हैं, हमारा वोट बढ़ जाता है। और वो लोग इकट्ठा होके ऐसे आदमी को दे देते हैं जिसको वो मुर्गा बना सके। आपके मध्य प्रदेश में तो ऐसे भी विधायक हैं जो कुर्ते में गिलास रख के ले जाते हैं कि ताऊ साहब में जाएंगे तो पानी अपने गिलास में। तो वो ऐसे लोगों को चुनते हैं कि जिनकी औकात उनके बगल में कुर्सी पे बैठने की नहीं है, हिम्मत नहीं है, पानी पीने की नहीं है, ऐसे लोगों को चुनते हैं। और वो ऐसे लोगों को क्यों चुन लेते हैं? क्योंकि हमारे लोगों के बीच वो हमारे लोगों को बिकाऊ बना देते हैं। तो हमें टिकाऊ बनना है, ना बिकने वाला समाज बनाना है। और जिस दिन हमने क्योंकि आपको भी सोचना है, मानवर कांशीराम साहब ने बहुत हम लोगों को समझाने के लिए बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये वोट जो है ना, वो तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत है। अगर आपने वोट को बेच दिया तो आपने बहन बेटी की इज्जत बेच दी। अगर वोट की हमें रखवाली कैसे करना है? जैसे हम बहन बेटियों की इज्जत की रखवाली। लेकिन आज देखते हैं आप, वोट की कोई कीमत, वोट जो अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं है, जिससे आपका जीवन परिवर्तन होना है, आपकी तस्वीर बदलना है, आपकी आने वाली पीढ़ी की तस्वीर बदलना है, उसको हम छोटे से स्वार्थ में, छोटी सी लालच में, कहीं धर्मशाला की छत पर के नाम पर, कहीं हम नाली खड़ंजा के नाम पर, कहीं हैंडपंप के नाम पर, और उनके कहे हुए बातों पर आ जाते हैं और हम उनको वोट दे देते हैं। इसलिए आज जो मध्य प्रदेश के अंदर रिवाज बन चुका है, क्योंकि आप ये मान लो कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश का हम उदाहरण दे रहे हैं कि कांग्रेस में SC ST के लोग सभी कांग्रेसी थे। जब बहुजन समाज पार्टी बनी तो जैसे ही बहुजन समाज पार्टी बनी और 2% वोट BSP को मिले तो कांग्रेस ने सोचा कि हम जातवाद फैला देंगे, जाति की बात कर देंगे तो दूसरे लोग BSP से नहीं जुड़ेंगे और BSP धाराशाही हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ये तो चमारों की पार्टी, पूरे देश में ये फैलाया। लेकिन BSP ने जो काम किया, 84 में BSP बनी, 85 से पूरे देश में आंदोलन चलाया, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। बैकवर्ड का आंदोलन चल गया। उसका परिणाम ये हुआ कि SC के अलावा SC भी और BC भी और माइनॉरिटी भी जुड़ने लगा। कांग्रेस डाउनफॉल में चली गई। क्यों? क्योंकि जो लोग कांग्रेस में थे हमारे सारे लोग बसपा में आ गए, कांग्रेस हो गई कमजोर। और आते आते जब 7 से लेके 12 तक 7 में फुल बहुमत की आ गई तो कांग्रेस को लगने लगा कि अब हम तो नहीं आ सकते, अब हम BSP का सामना नहीं कर सकते, BSP के सामने खड़े नहीं हो सकते। तो फिर कांग्रेस ने हथियार डाल दिए और BJP के पास चली गई। अप्रत्यक्ष रूप से BJP के साथ हो गई। जो वोट कांग्रेस का था वो BJP की तरफ चला गया, क्योंकि BJP के पास कुछ नहीं था। उत्तर प्रदेश के अंदर BJP के पास कुछ नहीं था। उन्होंने अपनी तस्वीर बदली और कांग्रेस एकदम डंप हो गई और BJP को उसने उभार दिया। जो 2007 के पहले BJP के पास 2 सांसद रहते थे और बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2009 में जब उत्तर प्रदेश में चल रही थी, 7 में बनी थी, जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो BJP मात्र 9 सीटें जीत पाई। और वही BJP 2014 के चुनाव में 73 सीटें उत्तर प्रदेश से जीती और कांग्रेस बिल्कुल डंप। कांग्रेस ने पूरा डायवर्ट अपना BJP कर दी। क्यों? कांग्रेस को मालूम पड़ गया कि हम BSP का सामना नहीं कर पा रहे और अगर यही स्थिति रही तो BSP केंद्र में चली जाएगी, उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें जीत जाएगी। तो BJP, सपा और कांग्रेस ने मिलकर बसपा को कमजोर किया। जहां हम 2007 में 35,000 वोट लेके विधायक बन गए थे, 40,000 वोट लेके विधायक बने, वहां हम 80,000 वोट लेके भी हम विधायक नहीं बना पाए अपना, क्योंकि उनकी मिलीजुली सिस्टम चल गया कि BSP को कौन हराएगा हम उसको दे देंगे। तो ये बात आपको समझना है कि आपकी मुक्ति, हमारी मुक्ति जब तक हम लोग सत्ता में नहीं है, जब तक नहीं होने वाली। जैसे आपका कोई सरपंच बन जाए, जिला पंचायत में बन जाए, ब्लॉक में बन जाए, तो साथियों हमारे लोग जब
ऐसी जगह पे बैठने लगेंगे तो अपने आप जो सरकारी योजनाएं आती हैं उनका लाभ हमारे लोगों को मिलेगा। तो जब हमारे लोग विधायक बन जाएंगे तो उससे हमारा मान सम्मान भी बढ़ेगा और साथ ही किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपकी बहन बेटियों की तरफ देखें। क्या जो लोग विधायक बन जाते हैं जिस समाज के, उसकी बहन बेटियों की तरफ कोई हिम्मत जुटाता है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मानवर कांशीराम साहब कहते थे कि जो लोग जब शासक रहे हैं उनकी साथ कभी अत्याचार नहीं। और हमारे हाथ में तो मशीन है शासक बनने की, बस हमें एकजुट होने की जरूरत है। हम एक दूसरे को ना देखें, एक दूसरे में कमी ना देखें। सब आदमी ये सोचे मैं कितना काम कर सकता हूँ, मैं काम करूंगा तो काम होगा, मैं काम नहीं करूंगा तो काम नहीं होगा। और हमें बूथ मजबूत करना है। अगर हमने, आपके यहाँ कितने बूथ हैं? 290 बूथ हैं। गांव लगभग होंगे 200 या 250, 235 के लगभग। 365 कितने गांव? 362। अच्छा हाँ, तो जितना है, जैसे मान लो बूथ होता है तो बूथ में कई मजरे भी लगे रहते हैं, तो उस हिसाब से तो जैसे देश में 6,39,000 गाँव है। ये पूरा देश जो बना है वो 6,39,000 गाँव को मिला के बना है। तो वो हमारे विधानसभा में भी गाँव, तो हमें एक एक गांव को मजबूत करना है। जब तक हम अपने अपने गांव की जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो गांव को मजबूत करने के लिए इसीलिए तो सेक्टर बनाया है कि एक सेक्टर में हमने 10 बूथ जोड़े और प्रत्येक सेक्टर पे एक सेक्टर सचिव बनना है। तो अगर 10 बूथ जुड़े हैं तो 10 बूथों से एक एक आदमी लेना है। अब आपको बूथ कमेटी बनाने में कितनी देर लगेगी जब एक आदमी उस बूथ का है ही आपके पास, तो वही तो बना के ले आएगा बूथ कमेटी। आप उसे हर महीने चले जाओ मीटिंग करने। मान लो सेक्टर वाले हर महीने अपने बूथ पे मीटिंग करने चले जाएंगे तो 10 ही बूथ तो हैं। एक दिन में 2 बूथ की करेंगे तो महीने भर में 5 ही दिन तो आपको जाना है। अगर हम सिस्टम फॉलो कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा चल लेते हैं, हमें दूसरे के सहारे नहीं चलना है। हमारे पास बहुत एनर्जी है, बहुत ताकत है, हम दूसरों को चलाने वाले लोग। हम लोग जिसके पास पैसा नहीं होता तो परिश्रम करता है। जो दूसरे लोग हैं हमें अच्छे शब्द दे देते हैं, कहते स्वयं सेवक बनो, वो हमें सेवक बनाते, हमारे विधायकों को सेवक बनाते, मालिक नहीं बनाते। और बाबा साहब ने तुम्हें मालिक बनने का रास्ता दिया था, तो हमारे लोग मालिक तो नहीं बने, हमारे लोग सेवक बनने लगे, क्योंकि सेवक बनने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। सेवक बनने में दिमाग नहीं लगाना पड़ता, और बाबा साहब ने तो बहुत दिमाग लगाया। दिमाग लगा के आपके हाथ में पावर दे दी, लेकिन हम लालच और स्वार्थ के कारण दिमाग ही नहीं चलाते। हम इतना बड़ा अपना स्वार्थ खत्म कर देते हैं जरा से स्वार्थ के पीछे। जिस दिन आपने विधायक बना लिया अपने क्षेत्र का, जिस दिन एक बार आपकी सरकार बन गई, तो कितना खनिज चलता है, कितने रोड बनते हैं, कितना सरकारी विभागों में काम होता है। जब बहन जी की सरकार बनी तो उन्होंने एससी के लिए भी 20% ठेकेदारी में रजिस्ट्रेशन कर दिया। कैसे लोग कागज के आधार पर उसको काम मिल जाएगा, सरकार अपने आप उसे पैसा भी दे देगी, वो काम भी करेगा, आगे चल के वो पैसे वाला बन जाएगा। जैसे ही सरकार गई, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने उस सिस्टम को खत्म किया। वो नहीं चाहते कि तुम्हारे बीच से लोग ठेकेदार भी बन जाए। ठेकेदार बन जाएंगे तो पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा तो बुद्धि चलने लगेगी। अब हमें बुद्धि चलाना है, पार्टी चलाना है और पैसा आपके पास है नहीं। तो जब बुद्धि चलाना है, पार्टी चलाना है और पैसा है नहीं, तो अगर हम संगठन बना लेते हैं, तो अगर हम एक संगठन, एक बूथ से, एक सेक्टर से हर महीने अगर 10 रुपए भी निकालते हैं तो 100 रुपए होते हैं एक सेक्टर पे। और अगर आपके यहाँ 25 सेक्टर हैं तो 2500 रुपये हो जाते हैं, हर महीने 2500 हो जाएंगे। तो हमारा कार्यालय प्रदेश का भी चल जाएगा, आपका जिले का कार्यालय भी चल जाएगा। और हम लोग हर काम मिलजुल के करें, क्योंकि जब भी जो कोई काम आते हैं जहां हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हम लोग मिलजुल कर सारे काम कर लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सहयोग सबका लगे, क्योंकि जो पार्टी आपकी है और इसको चलाने की जिम्मेवारी भी आपकी है।
अगर इसको आपने नहीं चलाया तो अगर कुछ चंद लोगों ने चलाया तो उनके अंदर ईगो आ जाएगा कि बीएसपी तो हम चला रहे हैं। तुम्हारा क्या लगा? किसी का ईगो भी नहीं होना चाहिए, ठेकेदार नहीं होना चाहिए कोई, नेतृत्व तो हो। क्योंकि नेतृत्व बनाया है, जिला कमेटी बनाई, तो हमको कोई निर्देश मानना है जिला कमेटी का मानना है, क्योंकि जिला कमेटी के पास आएगा प्रदेश से, जिले के पास आएगा, जिला का जाएगा विधानसभा पर, विधानसभा का जाएगा सेक्टर पर, सेक्टर का जाएगा बूथ पर। आपकी जिले महीने भर में कोई समस्या है बूथ पर अगर हो रही, किसी गांव में हो रही, आप उसकी सूचना सेक्टर पर दो, सेक्टर वाले विधानसभा पर दें। आप तहसील स्तर पर, चौकी स्तर पर, थाने स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर आप अपनी पहचान बनाओ, नेतृत्व बनाओ। आप कोई जायज काम के लिए अगर किसी अधिकारी के पास बात रखने जाएंगे, आप अपने आप का मनोबल ऊंचा करो, हिम्मत जुटाओ। कोई खा थोड़ी जाएगा, थाने में जाओगे तो खा थोड़ी लेगा थाने जाके। आप सही बात लेके जाओगे किसी के अन्य अत्याचार की तो बात तो सुनेगा, सही होगा हो जाएगा तो फिर वो पब्लिक का आदमी कहेगा कि भाई नेताजी हमारे साथ चलो। आप तहसील स्तर पर, थाने स्तर पर, चौकी स्तर पर अपनी नेतृत्व क्षमता पैदा करो, लोगों की सेवा करो, लोगों के काम आओ, तो फिर लोग आपके काम आएंगे। जो नए नए लड़के हैं पढ़े लिख रहे हैं उनको प्रोत्साहित करो कि भाई पढ़ो, क्योंकि बाबा साहब ने कहा शिक्षित हो, शिक्षित करो, एजुकेट। बाबा साहब ने तो खुद पढ़ा ना, बाबा साहब तो दुनिया के सबसे एक नंबर के विद्वान थे। तब वो ये कह के गए कि अगर इंसानियत की ज़िंदगी जीना है, मानवता की ज़िंदगी जीना है, तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा, सामाजिक रूप से भी, शैक्षिक रूप से भी, और मजबूत आपको आर्थिक रूप से भी होना पड़ेगा। क्योंकि इस देश के अंदर जो गैर बराबरी है, जो अन्य अत्याचार क्यों है? क्योंकि इस देश में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी, सामाजिक गैर बराबरी से लोग जात पात के आधार पर अन्य अत्याचार करते हैं। अगर सही से कानून लागू हो जाए तो कानून के हिसाब से सब समान है। कानून में जो प्रियम्बल है बाबा साहब का, उसमें लिखा है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कोई सा धर्म माने, ये धर्म है घर के अंदर का, ये हमारे संस्कार होते हैं कि हम किसको मान के हम अपनी आस्था रख रहे हैं। तो ये घर के अंदर का होता है, बाहर का नहीं होता। आज बीजेपी ने इसको बाहर का कर दिया, और बाहर का करके धर्म तो ये होता है, धर्म तो धर्म होता है, धर्म तो जैसे इंसान का है, इंसानियत धर्म, तो इंसान इंसान के काम आए तभी तो धर्म है। जैसे पानी कोई पिए तो अब वो मुस्लिम पी ले, चाहे हिंदू पी ले, चाहे सिख पी ले, चाहे जैन पी ले, चाहे बौद्ध पी ले। तो जब पानी जैसे पिएगा तो बौद्ध पिएगा उसे गर्म लगेगा, अगर ठंडा पानी पी रहा है। अगर ठंडा पिएगा तो ठंडा सब जो सब पी रहे ठंडा तो सबको ठंडा ही लगेगा ना, और पानी जो पी के एहसास होता है वो सबको वही एहसास होगा, अलग तो एहसास नहीं होगा ना। तो ये बात हमें आपको समझना है कि धर्म अलग चीज़ है, लेकिन इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान बना रही है। जब हिंदू स्थान बन जाएगा तो फिर मुस्लिम कहाँ जाएंगे, बौद्ध कहाँ जाएंगे, जैन कहाँ जाएंगे, सिख कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो तो हिंदुस्तान बन गया। तो फिर ये दोयम दर्जे के नागरिक हो जाएंगे। ये किन पर निर्भर हो जाएंगे? हिंदुओं पर, उस व्यवस्था पे, हिंदू व्यवस्था पे हिंदुस्तान बन जाएगा, तो उस पर आश्रित हो जाएंगे। तो जब उस पर आश्रित हो जाएंगे तो जो निर्भर हो जाएंगे, जो निर्भर होता है वो फिर निर्बल हो जाएगा, क्योंकि सारी योजना वही बनाएंगे। हमारे लोग जो हैं वो तो स्वयं सेवक रहेंगे, सेवक बनना है इन्हें, मालिक नहीं बनना है। अगर ये समाधान रहेगा तो सब मालिक हैं अपने अपने, कोई किसी का मालिक नहीं है। जो योग्यता हासिल कर ले, पढ़ ले, वो लिख जाए, बड़ा हो जाए, विधायक सांसद बन जाए। अभी आप देख रहे हैं तो मध्य प्रदेश में अभी आरक्षण बैकवर्ड को नहीं दिया था, लेकिन जब दबाव बना पूरा तो उन्होंने सोचा हमारा नुकसान हो जाएगा, एकदम विरोध ना हो जाए, तो किसी तरह उन्होंने सेटलमेंट किया उसको। 27% आरक्षण है तो 14% मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 27% मिला। वो हर जगह रोकना चाहते हैं, और उनकी आबादी 15% है, उन्होंने 10% आरक्षण हाल दे दिया अपने लोग। हमारी आबादी 85% है बहुजन समाज की, तो उसे आरक्षण कह रहे 49 से ज़्यादा नहीं होगा, 50।
वो 15% की आबादी 10% आरक्षण लेगा। यहाँ 85% की आबादी 49% आरक्षण से ज़्यादा नहीं होगा। ये बात समझना है। ये बात जब तक हम लोग नहीं समझेंगे, बीएसपी किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। और बसपा तो संविधान को मानती है और संविधान सभी धर्मों का सम्मान करता है। अगर कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन इस देश के अंदर धर्म के नाम पर लोगों के भाईचारे को तोड़ा जा रहा है, आप उसमें वैमनस्यता फैलाई जा रही है। तो ये बात आपको समझना है। अगर इस तरह का वातावरण बनेगा तो साथियों ये देश सुंदर देश नहीं बनेगा। जैसे बगीचा होता है, अगर उसको अच्छा माली होता है तो सजाता है और सबको अपनी अपनी जगह देता है, लेकिन यहाँ तो लोगों को जगह नहीं है। जितनी नौकरियाँ युवाओं को मिलना थी पढ़ लिख कर, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों चाहे, लेकिन जब नौकरियाँ सरकारी खत्म होती जा रही हैं तो अब उन्हें नौकरियाँ कहाँ से मिलेंगी। जब वो सरकारी नौकरी में जाता था उसे 40-50 हज़ार पेमेंट मिलती थी, अब वो व्यवस्था कर रहे हैं तुम्हें तो 15,000 की पेमेंट मिलेगी। तो 15,000 में सिर्फ खा पाओगे और जिंदा रहोगे। मरने नहीं देंगे लेकिन जीने नहीं देंगे, जिंदगी नहीं जीने देंगे, सिर्फ जिंदा रखेंगे। बेकार कराते थे, बिना वेतन के काम कराते थे, लेकिन वेतन नहीं देते। अगर आपको वेतन मिला, काम के 8 घंटे हुए, नहीं तो 16-14 घंटे काम कराया जाता है। तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन। इसलिए इस बात को समझना है कि हम किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं कर रहे, हम एक मूवमेंट चला रहे हैं और इस मूवमेंट का काम है इस देश में सभी के बीच में भाईचारा पैदा करना, सबों को समान अवसर देना। संविधान में लिखा है कि सबों को की प्रतिष्ठा और व्यक्ति की समता। तो इसलिए आप सब लोग हमारे पदाधिकारी पार्टी के हैं और जिनको जो जिम्मेवारी है, आप महीने में 30 दिन होते हैं, साल में 365 दिन होते हैं। लोग एक साल से 2-2 साल से पदाधिकारी हैं, लेकिन हम एक कदम आगे नहीं बढ़े, तो ये तो ठीक नहीं है। यानी एक तरह से रुकावट है, इसको हमें तेज करना है। आगे चल के हमें सारी चीज़ें समझते हुए हमें तेजी के साथ नौजवानों को जोड़ना है। तो ऐसी आशा उम्मीद करते हुए कि आप लोग संगठन को मजबूत करेंगे और आने वाला समय जो चुनाव का आ रहा है, चुनाव में भी जितना सामंजस्य बना सकते हैं, क्योंकि अगर 4 लोग लड़ जाएंगे तो चारों हार जाएंगे। अगर किसी एक को बना लिया आपने, कहीं किसी को बना ली, कहीं बैकवर्ड की सीट है तो बैकवर्ड के साथ सामंजस्य करके, इधर एससी की सीट है तो एससी और बैकवर्ड को भाईचारा बना के वहाँ हम एससी का उसको डलवा दें, इधर बैकवर्ड का ले लें। ऐसे आपस में किसी तरह की सेटअप यानी तालमेल मिलाकर और हम वोट परसेंटेज बढ़ा। और ये ऐसा मौका है कि इस समय जब आप सक्रिय रहेंगे तो नए नए लोगों को पार्टी से जोड़ने का भी मौका आपको मिलेगा। जितना आप मूवमेंट नीचे करेंगे, पंचायतों तक नीचे करेंगे, और जो पंचायतों के चुनाव होते उसमें कोई चिन्ह नहीं होते, 4 कार्यकर्ता होते, नहीं मानते, खड़े हो जाते, तो फिर हमें किसी कार्यकर्ता के लिए नहीं बोलना है। फिर हमें उसे ऐसे ही छोड़ देना, जो जीत जाएगा वो भी बसपा का, जो हार जाएगा वो भी बसपा का। अगर एक के साथ पदाधिकारी कोई खड़ा हो जाता है तो फिर वो दूसरा आदमी बुरा मान जाएगा कि यार तुमने उसके साथ खड़े हो गए थे, तो उसको फिर बीजेपी और कांग्रेस वाले कहेंगे देखो तुम्हारे साथ धोखा हुआ, तो वो उसको पकड़ेंगे लेके। ये ऐसे मौके हैं कि आपको नए नए लोगों को पकड़ना है, अपने लोगों को बचाना भी है, अपने लोग टूट ना पाए और दूसरे के लोग हमारे पास आ जाएं। इस पे आपको काम करना है, एक एक बूथ करना है मजबूत। तो इस पे आपको काम करना है। और जो नगर पालिका है, नगर परिषद है, सामंजस्य करके एक आप खड़ा करो और सामाजिक भाईचारा बनाओ सब समाज के बीच आप अपना, क्योंकि आपको उभरना है, आपको अपने नेतृत्व क्षमता बढ़ानी है, आपको किसी का पिछलग्गू नहीं बनना है। आपको अपनी क्षमता बढ़ाकर पार्टी का नेतृत्व लेके आपको आगे बढ़ना और सबको साथ समान, जो बुजुर्ग हैं उन्हें सम्मान देना है, जो अपने बराबरी के उन्हें सम्मान देना है। पार्टी में एक दूसरे को सम्मान दे के काम करना है, किसी को हमें अपमानित नहीं करना, क्योंकि हम किसी को वेतन नहीं दे रहे। ये तो एक मूवमेंट है, सबकी चाहत होना चाहिए कि भाई पार्टी मजबूत हो, और जब ताकत मजबूत होगी तो आने वाली पीढ़ी हमारी खुशहाल होगी, ये मूवमेंट हमारा आगे चलेगा।
तो ऐसी आशा उम्मीद करते हुए 4 लाइनें कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जब चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है और चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की